मधुरभाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के यूनिट वाइज सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को। आप सब जानते हैं स्टूडेंट, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो चुका है और इस बार भी हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से होने जा रही हैं और हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी तक अपने यूनिट वाइज सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का नहीं पता है। तो इसलिए ये लेक्चर आप सबको बहुत हेल्प करने वाला है। बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने अपने यूनिट वाइज सिलेबस को समझना है और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को भी बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बार क्वेश्चन पेपर रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए हम सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लेक्चर के एंड तक बने रहें। आपके क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को लेकर जो भी डाउट्स हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि वो सभी डाउट्स हम दूर कर सकें, वो सभी डाउट्स हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका के अंतर्गत पद्य भाग से संबंधित 1 से 6 पाठ पूछे जाएंगे और ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका के अंतर्गत 1 से 5 पाठ हैं और ये कार्य भी हमारे पास 8 मार्क्स का है। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारे व्याकरण के होते हैं। थर्ड यूनिट में हमारे पास कुछ शब्द रूप और कुछ धातु रूप दिए गए हैं और ये कार्य हमारे पास 8 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि कार्य है और संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तीनों संधि कार्य आपसे पूछे जाएंगे। परिभाषा भी पूछ सकते हैं और प्रयोग भी पूछ सकते हैं और उसके अलावा सरल हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना भी आपको आएगा और ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपना यूनिट वाइज सिलेबस को समझना है। टोटल 9 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और हर एक प्रश्न जो है 8 मार्क्स का है। तो देखिए कितनी अधिक चॉइस है आपके पास। तो बहुत ध्यान से आपने अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम बात करते हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। और ये क्वेश्चन पेपर हमें पिछले साल 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन पेपर हमारा 40 मार्क्स का रहेगा स्टूडेंट्स और 10 मार्क्स की आपकी इंटरनल रहती है। तो देखिए नोट क्या दिया हुआ है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के 8 अंक हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 श्लोकों का सरलार्थ है और श्लोकों को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप प्रसंग लिखते हैं जिसमें लेसन का नाम, राइटर का नाम और उसके बाद अवतरण जिसमें आप एक पंक्ति में बताएं कि श्लोक से संबंधित किस विषय पर बात की जा रही है। उसके बाद अर्थ या सरलार्थ जिसमें श्लोक का सामान्य अर्थ होता है और उसको एक्सप्लेन करने का कार्य व्याख्या भाग में होता है। और उसके बाद हम व्याकरण से संबंधित जितने भी अंश पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। कंपल्शन नहीं है, इसे स्किप भी किया जा सकता है। जैसे आपने यूनिट वाइज शब्द रूप, धातु रूप, संधि इत्यादि को जाना तो उनसे संबंधित अगर आप व्याकरण निकाल पा रहे हैं तो उसे जरूर ऐड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए पहला श्लोक देखते हैं। ये श्लोक दूसरे लेसन का पहला ही श्लोक है और इस लेसन का क्या नाम है? वयम त्वाम भजामः, हम आपका भजन करते हैं।
और इसके राइटर कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। कहाँ से लिए ये लेसन? वेदांत स्तोत्र संग्रह। चलिए पढ़ते हैं। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री भर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं परम निश्चलं निर्विकल्पम्। त्वमेकं, त्वम एकम, तुम ही अकेले, तुम ही एकमात्र, शरण्यम, शरण के योग्य हो। त्वमेकम वरण्यम, तुम ही एकमात्र वरण के योग्य हो, चयन के योग्य हो। त्वमेकम जगत पालकम, तुम ही अकेले जगत के पालन करता हो। स्वप्रकाशम, और अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हो। त्वमेकम जगत कर्त्री भर्त्री प्रहर्त्री, तुम ही एकमात्र जगत के कर्ता हो, रचयिता हो, भर्त्री पालन पोषण करता हो, प्रहर्त्री संहारक हो। त्वमेकम परम निश्चलम निर्विकल्पम, तुम ही एकमात्र, परम का अर्थ है यहाँ पर श्रेष्ठ, निश्चलम माने स्थिर, निर्विकल्पम कल्पना से परे। तुम ही एकमात्र श्रेष्ठ हो, स्थिर हो और कल्पना से परे का विषय हो। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर उसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। धर्मज्ञो गुणवान गुदान्तः कृतज्ञ सत्यवान शुचिः रामो राजसुतो जयेष्ठो यौवराज्य मतोर्हति। श्लोक से स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, कौन सा लेसन है? धर्मज्ञ रामः, और ये लेसन है हमारा 3rd। और इसके राइटर कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कहाँ से लिया गया है? रामायण से। रामायण के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और ये लेसन अयोध्या कांड से लिया गया है। इसके मुख्य पात्रों के रूप में कौन है? मंथरा और रानी कैकेयी। यहाँ मंथरा जो है रानी कैकेयी को राम के विषय में भड़काने का कार्य कर रही है, परंतु रानी कैकेयी राम के ही गुणों का बखान करते हुए राम की विशेषताओं को बता रही है। धर्मज्ञो, धर्म के ज्ञाता, गुणवान, गुणों से युक्त, दान्तः जितेंद्रिय, कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाले, सत्यवान, सत्य पथ पर चलने वाले, शुचि, पवित्र मन वाले। रामो राजसुतो जयेष्ठो, राम राजा के जयेष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। यौवराज्यम अतोर्हति, और युवराज बनने के अर्हति माने योग्य है। तो यहाँ पर भगवान राम की क्वालिटीज को बताया गया है और उन क्वालिटीज को बताकर ये बताया है कि एक शासक कैसा होना चाहिए, उसके नेतृत्व के क्या गुण होने चाहिए, किन गुणों के कारण वह एक युवराज बनने के योग्य हुआ करता है। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ पर भगवान राम की विशेषताओं के माध्यम से हमें समाज में एक अच्छे शासक के नेतृत्व गुणों को भी बताया गया है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। भातृन भृत्यांच दीर्घायु पितृवत पालिष्यति संतप्स्यसे कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम। और ये भी लेसन नंबर 3 धर्मज्ञ रामः से लिया गया है और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है और ये दोनों श्लोक आपके एक ही लेसन से आए हैं। भातृन भृत्यांच दीर्घायु, दीर्घजीवी राम, पितृवत पालिष्यति, पिता के समान पालन करेंगे। किनका? भातृन, भाइयों का, भृत्यांश, सेवकों का। दीर्घजीवी राम, अपने भाइयों का और सेवकों का पिता के समान पालन करेंगे। संतप्स्यते कथम कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम, राम के अभिषेक को सुनकर तुम क्यों संतप्स्यते, संतप्त हो रही हो, दुखी हो रही हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है?
भगवान राम जो हैं अपने पिता के समान अपने प्रत्येक कर्तव्य को, प्रत्येक दायित्व को निभाएंगे, तो इस मंगल वेला में तेरा दुखी होना सही नहीं है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिख के एक्सप्लेन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दो का प्रसंग सरलात कीजिए। इसको भी लिखने का तरीका वही है, प्रसंग जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम बताते हो। उसके बाद अवतरण, जब गद्यांश वाले लेसन आएंगे तो उसमें क्या शिक्षा मिली है या फिर किस विषय पर बात की जा रही है, तो वो आप अवतरण में ऐड करेंगे। उसके बाद हम अर्थ या सरलात जिसमें श्लोक का सामान्य अर्थ होता है, और उसके बाद व्याकरण से संबंधित अंशों को आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए पहला गद्यांश देखते हैं। सत्यम व धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धन्यमाहरित्य प्रजातन्तुं मां व्यवच्छेत्सि। सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम। तो स्टूडेंट्स, पैराग्राफ को पढ़कर आपको पता चला कौन से लेसन से ये पैराग्राफ फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है अनुशासनम। कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। और तैत्तिरीय उपनिषद की 3 वल्लियां हैं, और जिसमें से प्रथम वल्ली का नाम है शिक्षावल्ली। शिक्षावल्ली नामक प्रथम अध्याय से लिया गया है। तो इतना आपने प्रसंग में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर जब एक शिष्य अपनी शिक्षा को पूर्ण करके, विद्या अध्ययन को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, तो तब उसे आचार्य शिक्षा देते हुए कहते हैं कि सत्यवत सच बोलो, धर्मम च धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान मा प्रमद। स्वाध्याय माने सेल्फ स्टडी, अपना अध्ययन करने से प्रमाद मत करो। मतलब स्वाध्याय करने से प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना। आचार्याय प्रियम धनम आहरित्य, आचार्य के लिए प्रिय धन आहरित्य माने लाकर। प्रजातंतुम, वंश परंपरा को, मां व्यवच्छेदसी, मत तोड़ो। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद मत करो। धर्मान्न प्रमदितव्यम, धर्म से प्रमाद मत करो। कुशलान्न प्रमदितव्यम, कुशलता से प्रमाद मत करो। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इत्राणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इत्राणि, ये के च अस्मश्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्। ये दोनों पैराग्राफ आपके लेसन नंबर 1 अनुशासन से ही लिए गए हैं, और अनुशासन लेसन में 2 ही पैराग्राफ हैं, यानी 2 ही गद्यांश हैं, और दोनों ही आपको यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या अर्थ है। थोड़ा सा पदच्छेद भी करते रहना यहाँ पर। यानी अन्वद्यानि, अन्वद्यानि माने जो भी दोष रहित कर्म है, तानि सेवितव्यानि, उनका ही सेवन करना चाहिए, उन्हीं कर्मों को जीवन में धारण करना चाहिए। नो इत्राणि, अन्य कर्मों का नहीं, यानी दोष युक्त कर्मों का सेवन नहीं करना, दोष से रहित कर्मों का सेवन करना है। यान्यस्माकं सुचरितानि, और जो हमारा सुंदर आचरण है, तानि उसी का, त्वया तुम्हारे द्वारा, उपास्यानि, उपास्यानि माने उसी का पालन करना चाहिए। नो इत्राणि, अन्य का नहीं। ये के च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणा, और जो हमारे पूजनीय ब्राह्मण हैं, तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम, उनको आसन इत्यादि देकर, प्रश्वसितव्यम माने सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि दोष रहित कर्मों को करना है, जो सुंदर आचरण है उसे जीवन में अपनाना है, और जो हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, उन्हें आसन इत्यादि देकर उनका सम्मान करना है। इस प्रकार आप अर्थ लिखेंगे।
चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। तस्मादात्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तमनुष्ठेयं तदन्युत्तिष्ठन् युगपत् सम्पादयति अर्थद्वयमारोग्यमिन्द्रियविजये चेति। और ये पैराग्राफ कहाँ से है? लेसन नंबर 2 जिसका नाम है सद्वृत्तम, आचार्य चरक के द्वारा रचित है। और कहाँ से लिया गया है? चरक संहिता से लिया गया है। और उसमें स्वस्थ रहने के लिए सदाचरण की उपयोगिता को बताया गया है। चलिए अर्थ देखते हैं। तस्मादात्महितं चिकीर्षता, इस प्रकार अपने हित की, चिकीर्षता माने इच्छा रखते हुए, सर्वेण सर्वम सभी मानवों को, सभी मनुष्यों को सभी प्रकार से हमेशा स्मृति मास्थाय, स्मृति माने ध्यान, मेमोरी के लिए यूज होता है, ध्यान पूर्वक सद्वृत्तम मनुष्ठेयम उत्तम आचरण करना चाहिए। तदनुतिष्ठेयन युगपत, और उस आचरण को करता हुआ मानव युगपत एक साथ, संपादयति अर्थद्वय दो प्रयोजन को पूरा करेगा। वो दो आधार, दो प्रयोजन कौन से हैं? आरोग्यम इंद्रिय विजह च इति। कौन से दो प्रयोजन है? निरोगता यानी स्वस्थ रहना, रोग से रहित रहना, और दूसरा है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्मद या विद्वत में से किसी एक शब्द का संपूर्ण रूप लिखना है, इसलिए आपको जो भी अच्छे से आता है आप उसी को अटेम्प्ट करें। और शब्द रूप कैसे याद करें, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। चलिए अगला देखते हैं। बालक और कवि में से एक शब्द का संपूर्ण रूप का है, तो फुल चॉइस है। देखिए अगला है गम अथवा वध में से किसी एक धातु के पांचों लकारों के रूप लिखिए। गम का लिख दीजिए या फिर वध का लिख दीजिए। ठीक है, पांचों लकार लट, रिट, लंग, लोट, रिंग सभी लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा ना आप सबको? जहां भी समझ ना आए साथ साथ डाउट्स लेते रहें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 में संधि विच्छेद का कार्य पूछा गया है। परमेश्वरः क्या बनेगा? परम प्लस ईश्वरः। कौन सी संधि है यहाँ पर? गुण संधि। वधवुपरि, व से पहले जब अक्षर आधा आता है तो कैसे याद किया था हमने स्टूडेंट्स? स्वागतम। उदाहरण याद रखने हैं। सु प्लस आगतम, तो हमने आधे अक्षर पे ऊ की मात्रा लगा दी थी, तो यहाँ भी लगाइए। वधु प्लस ऊपरी, यहाँ यम संधि का प्रयोग है। सुयोध नोरु, जैसे हितोपदेश बनाया था, हित प्लस उपदेश, ऐसे यहाँ पर बनाओ। सुयोधन प्लस उरु, गुण संधि का प्रयोग है। नयनम, ने प्लस अनम, अयादि संधि का प्रयोग है। तट्टिका, तत् प्लस टीका, यहाँ पर षटुत्व संधि का प्रयोग है। जगदीश, जगत प्लस ईशः, व्यंजन संधि का प्रयोग है। उल्लेख, उत प्लस लेख, व्यंजन संधि का प्रयोग है, और उसमें भी लत संधि का प्रयोग है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने संधि विच्छेद का कार्य करना है। संधि का नाम नहीं पूछा गया है तो नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विच्छेद करना है। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि इनमें किन संधि का प्रयोग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किन्हीं 4 में संधि कार्य करना है। अब आपने जोड़ने वाला कार्य करना है। ठीक है, विद्या प्लस आलय क्या बनेगा? विद्यालय। मृग प्लस अंक
मृगांकः। मुनि प्लस ईश मुनीश। ये तीनों प्रयोग यहाँ पर दीर्घ संधि के आए हैं। महा प्लस ऋषि महर्षि। गुण संधि का प्रयोग है। महा प्लस औषधम महौषधम। वृद्धि संधि का उदाहरण है। प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। यन संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सु प्लस आगतम स्वागतम। कौन सी संधि है यहाँ पर? यन संधि। अगला है नई प्लस अक नायकः। कौन सी संधि है? अयादि संधि। नेक्स्ट पौ प्लस अक पावकः। कौन सी संधि है? अयादि संधि। ठीक है, तो इस प्रकार आपने संधि को सॉल्व करना है। संधि के नाम नहीं पूछे गए तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है। ग्रामर के लिए इतना कहेंगे स्टूडेंट्स कि जितना अधिक से अधिक आप ग्रामर का पार्ट सॉल्व कर सकते हैं कम उसे जरूर कीजिए। कहीं बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कहीं पर हलंत विसर्ग की गलती हो जाती है, तो वहां पे मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए जितना भी व्याकरण आपसे पूछा गया है, अगर आपको उसमें एक्स्ट्रा आता है तो आप एक्स्ट्रा भी करके आए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं चार का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आप कहाँ जाते हैं? अब आप कहने से पता नहीं चल रहा कि पुल्लिंग का वाक्य है या स्त्रीलिंग का। दोनों बना सकते हैं। पुल्लिंग में बनेगा भवान और स्त्रीलिंग में बनेगा भवती। कहाँ माने? पुत्र जाते हैं गच्छति। इसके प्रयोग में भिन्नता नहीं होगी, चाहे पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो। ठीक है, अगला वाक्य है राम दूध पीता है। रामः दुग्धम पिबति। बहुत ही सरल वाक्य है। नेक्स्ट है छात्र पुस्तक पढ़ता है। छात्रः पुस्तकम पठति। अगला वाक्य देखते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है। अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। योग है वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, नेक्स्ट है राम सीता के साथ वन गया। साथ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। सीता राम के साथ वन गई। राम में तृतीय विभक्ति लगाएं। रामेण सह, ये तृतीय विभक्ति है यहाँ पर। वन गई वनम। इस वाक्य को आप तीन प्रकार से बना सकते हो। गया में यानी पास्ट है, लंग लकार लगा दीजिए तो ये बनेगा अगच्छत। अगर थोड़ा और सरल करना है, स्त्रीलिंग के कारण यहाँ पर भूतकाल में तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, गतवती। ठीक है, और सरल बनाना है तो लट लकार लगा के उसमें स्म जोड़ दीजिए, गच्छति स्म। तो इस तीनों प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है वह आंख से काना है। जिस भी अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आंख से काना है मतलब एक आंख खराब है, तो एक आंख के लिए क्या लगाएंगे? नेत्रेण काणः अस्ति। हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे। वयम राष्ट्रस्य रक्षाम करेंगे। गागेगी जिसके अंत में हो, कौन सा लकार लगाएंगे? दरिट लकार। करिष्यामः। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वाक्य निर्माण करने हैं जो कि बहुत ही सरल हैं। इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। तो इस तरीके से आज हमने अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना, और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है। और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।